नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है काव्य हेतु। काव्य शास्त्र के अंतर्गत जिन विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे उनमें से एक प्रमुख विषय है काव्य हेतु। अपने विषय पर आने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर दें। सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि हेतु क्या होता है। सामान्य अर्थ में जब हम हेतु का प्रयोग करते हैं या सामान्य व्यवहार में जब हम हेतु का प्रयोग करते हैं तो दो अर्थों में करते हैं, प्रयोजन एवं कारण। यद्यपि हेतु कारण के अर्थ में ही प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु कुछ लोग इसे प्रयोजन के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु की बात करते हैं तो यहाँ प्रयोजन नहीं, केवल कारणों पर विचार करते हैं। अर्थात काव्य हेतु काव्य के कारण है। आप सभी जानते हैं कि इस विश्व में कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता। सृष्टि का छोटे से छोटा कार्य भी किसी कारण से ही संभव होता है। साहित्य और जीवन का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है और आप सब जानते हैं कि जो जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध रखता है और जीवन के हर कार्य में कोई ना कोई कारण होता है, तो जीवन से इतने घनिष्ठ संबंध रखने वाले साहित्य के निर्मिति में भी कुछ न कुछ कारण होते होंगे। इन्हीं कारणों को काव्य हेतु कहा जाता है। अब ये विचार करने योग्य है कि इसके अंतर्गत हम क्या गणना करते हैं या कारण कौन से कारण हैं जिनको हम काव्य हेतु में रखते हैं, या हम काव्य हेतु पर विचार क्यों कर रहे हैं। काव्य हेतु पर विचार करना शायद काव्य की सत्ता को जानने का प्रयास करना है। हम सभी जानते हैं कि कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, साहित्यकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। जितनी संवेदनशीलता उसके पास होती है उतनी संवेदनशीलता हर किसी में नहीं होती। एक ही घटना को कई लोग देखते हैं, लेकिन उस घटना का सभी लोगों पर अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ लोग उसे देखकर थोड़ी देर व्यथित रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनके मन मस्तिष्क से, हृदय से वो घटना जाती नहीं, और जब तक वो उसे लिख नहीं दें, उसे रच नहीं दें, उसे अभिव्यक्त नहीं कर दें, तब तक उनका मन शांत नहीं होता। ऐसे लोग अत्यंत संवेदनशील हुआ करते हैं और प्रायः साहित्यकार इसी संवेदनशीलता से सृजन किया करते हैं। तो उनकी जो संवेदनशीलता है, वो जो संवेदनशीलता है जिस भी कारण से अभिव्यक्ति में सफल हो पाती है, संभवतः वही काव्य के हेतु या काव्य के कारण कहे जाते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने एक लंबी चर्चा काव्य हेतु पर की है। कवि शिक्षा में परिभाषा के तौर पर यह कहा गया कि काव्य हेतु वे साधन हैं जिनके कारण कोई भी रचनाकार, कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य के निर्माण में, अपने साहित्य के सृजन में संभव हो पाता है, या अपने साहित्य को रचने में सक्षम बन पाता है। जिन भी कारणों से कोई भी साहित्यकार इतना सक्षम बन पाता है कि वो रचना की निर्मिति कर सके, साहित्य की निर्मिति कर सके, साहित्य को रच सके, वे सभी साधन, वे सभी तत्व काव्य के हेतु कहे जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हर कोई कवि हो भी नहीं सकता। अब कुछ तो विशेषताएं होंगी जिसके कारण वो रच पाता है और अन्य लोग नहीं रच पाते। वो जो कारण है जिनके कारण कोई रचनाकार अपनी रचना को रच पाता है, अपनी रचना का निर्माण कर पाता है, वही काव्य के हेतु हैं। अर्थात काव्य हेतु के अंतर्गत हम उन सभी साधनों पर विचार करते हैं जिनके कारण रचनाकार अपनी रचना को निर्माण करने में या अपनी रचना के सृजन में संभव हो पाता है या सक्षम हो पाता है। ये ध्यान रखने योग्य है कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दो अलग अलग विषय हैं।
प्रयोजन में हम साहित्य के उद्देश्यों पर विचार करते हैं और हेतु पर हम केवल कारणों पर विचार करते हैं, वो कारण जिनके कारण कोई रचना संभव हो पाती है, कोई रचना अस्तित्व में आ पाती है, वे सभी काव्य के हेतु कहे जाते हैं। अब सामान्य अर्थ जानने के बाद हम दूसरा जो चीज जानने की प्रयास करेंगे वो है काव्य हेतु का तात्पर्य क्या है, अर्थात काव्य हेतु से मतलब क्या, या काव्य हेतु कौन से होते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो काव्य हेतु पर लंबी चर्चा चली है, चाहे वो भारतीय विद्वान है चाहे वो पाश्चात्य विद्वान है, एक लंबी परिचर्चा इस पर चली है, हमें एक लंबा विवेचन मिलता है जो इन विषयों पर हमें प्राप्त होता है। हम सर्वप्रथम भारतीय विद्वानों को ले, या एक प्रकार से हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों को ही हम लेकर चलेंगे, लेकिन जब हम भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं तो हम उसमें सर्वप्रथम संस्कृत पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम हिंदी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी का जो काव्य शास्त्र है उसकी जो नींव है वो संस्कृत का काव्य शास्त्र है, वहीं से उसने सब कुछ लिया है। इसीलिए सर्वप्रथम चर्चा हम संस्कृत पर करेंगे। हम चाहे संस्कृत के विद्वान पढ़ें, चाहे हम हिंदी के विद्वानों को पढ़ें, चाहे फिर हम पाश्चात्य जगत के विचार इस संबंध में जानें, जब हम इनका सबको प्रस्तुत करें, अपने सामने रखें, तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि काव्य हेतुओं पर चर्चा करते समय भले ही लोग अलग अलग मत देते रहे हैं, लेकिन अंततः लगभग सभी विद्वान, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो पाश्चात्य, इस बात पर एक मत दिखाई देते हैं कि काव्य के हेतु प्रमुख रूप से 3 माने जा सकते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा अर्थात शक्ति, सामर्थ्य, जिसके कारण कोई कवि रचना कर पाता है। व्युत्पत्ति या निपुणता दूसरा काव्य हेतु माना गया है, अर्थात विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन से, विभिन्न रचनाओं के अध्ययन से, लोक व्यवहार के ज्ञान से, परिस्थितियों के आकलन से जो निपुणता रचनाकार में आती है, उसके कारण कृति संभव हो पाती है, वो भी काव्य का हेतु माना गया। और विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से, विभिन्न प्रकार के अनुभवों से जो भी योग्यता हासिल होती है, उस योग्यता का निरंतर अभ्यास करना भी काव्य का हेतु माना गया है। तो ये पाश्चात्य हैं चाहे भारतीय हैं, वो ये मानते हैं कि ये 3 हेतु है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। हम इसके बाद आते हैं काव्य हेतु प्रकार और परंपरित विवेचन पर। जो प्रकार हमने ऊपर बताए उनको विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जो हमें विवेचना मिल रही है उस पर भी हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चलें तो इस दिशा में हमें अग्नि पुराण में एक जो हमें काव्य हेतु प्राप्त होते हैं वो प्रकारांतर से जो ऊपर हमने विवेचित किए थे या बतलाए थे, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये काव्य के हेतु बताए गए। अग्नि पुराण के बाद यदि हम आगे चलें तो हमारे समक्ष आचार्य दंडी आते हैं। दंडी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु माना, अर्थात उन्होंने भी 3 काव्य हेतु माने। नैसर्गिक प्रतिभा अर्थात व्यक्ति में स्वभावतः एक प्रतिभा रहती है और जिनमें ये प्रतिभा रहती है, सृजन की जो प्रतिभा रहती है, उसी के कारण काव्य या साहित्य संभव हो पाता है। तो पहला काव्य हेतु नैसर्गिक प्रतिभा है। उन्होंने दूसरा काव्य हेतु निर्मल शास्त्र ज्ञान माना है कि शास्त्रों का निर्मल शास्त्र ज्ञान जोड़ा, हम दुराग्रह से या किसी आग्रह से मुक्त होकर जो शास्त्रों का ज्ञान हासिल करते हैं, उससे हमारी रचना शक्तिशाली और एक श्रेष्ठ रचना बनती है। इसको इसीलिए निर्मल शास्त्र ज्ञान को दूसरा काव्य हेतु माना गया। जितना भी हम पढ़ते जाते हैं, जितना भी हम अच्छा पढ़ते जाते हैं, जितने भी हम रचनाकारों को, अन्य शास्त्रों को पढ़ते जाते हैं, हमारा जो ज्ञान है विस्तार पाता है और हम जो भी अपनी भाव व्यक्ति करना चाहते हैं उसको कहने में हम सक्षम बन पाते हैं। इसलिए निर्मल शास्त्र ज्ञान दूसरा काव्य हेतु है।
तीसरा काव्य हेतु है दंडी के हिसाब से अभ्यास, अर्थात अभ्यास किसका? जो प्रतिभा हमें मिली हुई है, जो प्रतिभा हमें ईश्वर ने प्रदान की, जो स्वाभाविक रूप से हमें विद्यमान है, और उस प्रतिभा को जिसे शास्त्र ज्ञान से हमने निखारा है, उन दोनों का अभ्यास जरूरी है। यदि पानी भी बार बार पलटा ना जाए तो काई लग जाती है और वो सड़ जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने पास, जो हमारे पास में प्रतिभा है या जो हमने हासिल किया है शास्त्र ज्ञान, यदि हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है, उसकी सक्षमता कम होने लगती है। इसलिए 3 काव्य ही हेतु माने दंडी ने, नैसर्ग की प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। ठीक, आगे चलते हैं। दंडी के बाद जो आचार्य वामन आते हैं हमारे सामने। आचार्य वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, और उसमें उन्होंने काव्य के हेतु पर, साहित्य के हेतु पर विचार करते समय हमें मुख्यतः 3 हेतु बताए हैं, जो कि दंडी से थोड़ा भिन्न प्रतीत होते हैं। पहला हेतु उन्होंने लोक बताया, और लोक के अंतर्गत उन्होंने लिखा लोक व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह एक प्रकार से ये दंडी द्वारा बतलाया गया निर्मल शास्त्र ज्ञान के अंतर्गत ही आ जाता है। विद्या है अन्य रचनाओं का ज्ञान, अन्य शास्त्रों का ज्ञान। जहाँ लोक में लोक व्यवहार का ज्ञान है, वहीं विद्या में अन्य शास्त्रों का, अन्य रचनाओं का ज्ञान रखा गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं लोक और विद्या जो वामन बतला रहे हैं वो दंडी के निर्मल शास्त्र ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा वो बता रहे हैं प्रकीर्ण, और प्रकीर्ण के भी वे उपभेद कर देते हैं, और उपभेद जानना बेहद जरूरी है। और पहला उपभेद वो करते हैं लक्ष्य तत्व। लक्ष्य तत्व का तात्पर्य हुआ अन्य शास्त्रों का अनुशीलन। जो भी रचनाकार है उससे अन्य लोगों की रचनाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अपना आकलन सही प्रकार से कर सकता है। उसकी रचना निर्दोष बन सकती है। यदि उसको ज्ञान नहीं होगा तो वह अपनी रचना को कमजोर ही करता है। उसके समकालीन, उसके पहले जो भी कुछ श्रेष्ठ लिखा जा चुका है उसका ज्ञान उसे होना चाहिए, तभी वह अपनी एक सुदृढ़ रचना बना पाता है। बिना किसी अनुभव के, बिना किसी पूर्व ज्ञान के रचना श्रेष्ठ नहीं बन सकती। जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान होना ही चाहिए। ये काव्य रचना के लिए आवश्यक माना गया। यह काव्य की निर्मिति के लिए एक जरूरी तत्व है। दूसरा उन्होंने बताया अभियोग। अभियोग का तात्पर्य है अभ्यास, यानी जिस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, जो हमें दंडी बता रहे हैं अभ्यास, वही अभ्यास यहाँ वामन ने भी स्वीकार किया है कि जो भी हमारे पास में योग्यता है, जो भी हमारे पास सक्षमता है, जो भी हमने हासिल किया है, जो भी हमने पढ़ा है, लिखा है, और हमें स्वभावता शक्ति के रूप में विद्यमान है, उस सब का निरंतर अभ्यास होना चाहिए, ताकि हम अपनी कृति को दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाते जाएं। और आप ये जानते हैं कि हर रचनाकार अपनी पहली रचना से जब दूसरी रचना पर आता है, उससे फिर तीसरी पर आता है, तीसरी से चौथी पर आता है, तब उसका जो सृजन है वो निरंतर परिष्कृत होता जाता है, और वह अभियोग या अभ्यास के द्वारा ही होता है। ठीक है। तीसरा है वृद्ध सेवा। वृद्ध सेवा के अंतर्गत जो वामन हमें बताना चाहते हैं, उनका मतलब है गुरु सेवा। जो भी विद्या हमारे पास है वो हमने कहीं से हासिल की है। कुछ तो हमें जन्मजात मिलती है, कुछ हम हासिल करते हैं। जो भी हमने हासिल की है और जिनसे भी हमने हासिल की है, उनकी सेवा यानी कि उनकी संगति, उनका उपदेश हमें निरंतर प्राप्त होते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी विद्या को निरंतर परिष्कृत कर सकें और उनकी दिशा निर्देशन में अपनी रचना को या काव्य रचना को निर्दोष बना सके। निर्दोष नहीं तो कम से कम एक अनुशासित रचना, एक श्रेष्ठ रचना हम कह सकते हैं बना सकें। उसके लिए वृद्ध सेवा यानी गुरु की सेवा या गुरु का दिशा निर्देश आवश्यक होता है। चौथा वो रखते हैं प्रकीर्ण के अंतर्गत अवेक्षण को। अवेक्षण का तात्पर्य है उपयुक्त शब्द चयन, अर्थात हर रचनाकार को उपयुक्त शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जो भाव व्यक्ति वो करना चाहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द उसके पास होने चाहिए, और उसके पास होते भी हैं। रचनाकारों के पास शब्द अनायास आते हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है।
और उपयुक्त शब्दों द्वारा ही हम अपने भावों को अधिकाधिक सक्षमता के साथ व्यक्त कर पाते हैं। इसीलिए अवेक्षण को भी एक हेतु माना गया। प्रतिमान का तात्पर्य है, जो पांचवा उन्होंने रखा प्रकीर्ण के अंतर्गत, प्रतिमान यति प्रतिभा। प्रतिभा वही जो से हम नैसर्गिक प्रतिभा के रूप में दंडी में विवेचित कर चुके हैं, वही यहाँ वामन हमें प्रकीर्ण में बता रहे हैं प्रतिभा। और प्रतिमान यानी प्रतिभा अथवा शक्ति, अर्थात जिसके बल पर हम लिख पाते हैं, जिसके बल पर रचनाकार लिख पाता है, कवि लिख पाता है, अपनी रचना को संभव करने की जो शक्ति उसमें रहा करती है, जो सामर्थ्य उसमें रहा करती है, वो प्रतिभा है। और बिना प्रतिभा के कोई सृजन संभव नहीं है, ये तो सभी साहित्यकार मानते आए हैं। जो छठा उन्होंने प्रकीर्ण के अंतर्गत रखा है वो अवधान। अवधान का मतलब है चित्त की एकाग्रता। जो कुछ भी अनुभव हासिल करता है रचनाकार या साहित्यकार, वो तभी लिख पाता है या तभी उसकी रचना हो पाती है जब वो अपनी स्मृतियों को एकाग्रचित होकर फिर से सोचता है और उसके प्रभाव का वर्णन करता है। ये आपने वर्ड्सवर्थ में काव्य की परिभाषा के संबंध में पढ़ा होगा, जहां वो कहते हैं कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। वो जो कविता है वो स्वतः स्फूर्त भावना का उच्छलन है। और वो जन्म कहां से लेती है? इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अर्थात जो शांत क्षणों में हम अपने अनुभवों को जब मनन करते हैं, सोचते हैं, पुनः पुनः स्मृति में लाते हैं, उन्हीं से कविता का जन्म होता है। तो जब हमने जो देखा, जो सुना, जिसने हमें प्रभावित किया, जब हम एकाग्रचित होकर उसके बारे में सोचते हैं, तभी रचना संभव हो पाती है। तो इसीलिए अवधान को वामन ने एक काव्य हेतु माना। इस प्रकार वामन 3 काव्य हेतु हमें बता रहे हैं। लोक यानी लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या विद्या अर्थात अन्य शास्त्रों का ज्ञान। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने जो 6 बताए वो हमने अभी आपको बताए। लक्ष्य तत्व, अन्य शास्त्रों का ज्ञान, अभियोग यानी अभ्यास, वृद्ध सेवा यानी गुरुओं की सेवा, अवेक्षण उपयुक्त शब्दों का चुनाव, प्रतिमान अर्थात प्रतिभा, और अवधान चित्त की एकाग्रता। ये सभी वामन के द्वारा निर्देशित काव्य के हेतु है, जो काव्य को संभव बनाते हैं। इसके बाद जिन विद्वानों का हम उल्लेख करना चाहेंगे वो है आचार्य कुंतक एवं आचार्य रुद्रट। ये तीनों ही विद्वान प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु मानते हैं। तो इस प्रकार जो परंपरा हमने अग्नि पुराण से शुरू की, फिर आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक और रुद्र को हमने देखा, वो कहीं ना कहीं से जो भी आ रही है वो निकल कर यही आ रही है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के हेतु माने जाते हैं। अब इनके पश्चात जिस भी रचनाकार का या जिस साहित्यकार का हम नाम लेना चाहेंगे या उल्लेख करना चाहेंगे वो है आचार्य मम्मट। और आचार्य मम्मट ने हमें एक स्थायी लक्षण प्रदान किया है। इसलिए भी स्थायी लक्षण प्रदान किया काव्य हेतु के क्षेत्र में क्योंकि आचार्य मम्मट तक काव्य शास्त्र का एक व्यवस्थित रूप हमारे सामने उपस्थित हो चुका था। पर्याप्त चर्चा हो चुकी थी विभिन्न विषयों पर। तो मम्मट के सामने काफी व्यवस्थित विवेचन उपस्थित था और उन सब को सामने रखकर मम्मट ने अपने इस विषय को उठाया। मम्मट किसी भी विषय को बड़े संतुलित और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सके हैं, उसका कारण यही है, एक तो मम्मट की खुद की प्रतिभा और उससे जो अपने से पूर्व जो ग्रंथ उन्हें प्राप्त हुए हैं उनका व्यवस्थित विवेचन उन्हें मिला है, प्रौढ़ परिष्कृत विवेचन मिला है। उसका बड़ा योगदान मम्मट के स्पष्ट मान्यताओं का कारण रहा है। मम्मट जब काव्य हेतु पर चर्चा करते हैं तो हमें मुख्य रूप से जो बताते हैं कारिका के द्वारा आप हम समझ सकते हैं। वो कहते हैं शक्ति, निपुणता, लोक काव्य शास्त्राद्य अवेक्षणात्। शक्ति, निपुणता, लोक काव्य शास्त्राद्य अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे।
अर्थात शक्ति लोक काव्य शास्त्र के अध्ययन से उत्पन्न निपुणता, शक्ति अर्थात प्रतिभा। दूसरा, लोक और काव्य शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त निपुणता। तीसरा, काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास, काव्य को जानने वाली शिक्षा द्वारा अभ्यास। ये 3 हेतु माने गए हैं। इति हेतु तद्भवे, ये 3 हेतु माने गए हैं। पहला शक्ति, दूसरा लोक और काव्य शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त निपुणता, तीसरा काव्य को जानने वाली शिक्षा से अभ्यास या काव्य को जानने वाली शिक्षा द्वारा अभ्यास। ये 3 हेतु माने गए हैं। इस प्रकार मम्मट हमें जो बता रहे हैं 3 हेतु हैं, शक्ति या प्रतिभा, दूसरा निपुणता या व्युत्पत्ति। प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये जन्मजात भी होती है और अर्जित भी की जाती है। निपुणता विभिन्न विषयों के अध्ययन से प्राप्त होती है, विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है, विभिन्न रचनाओं के अध्ययन से प्राप्त होती है, अपने लोक व्यवहार के ज्ञान से प्राप्त होती है, वो निपुणता दूसरा काव्य हेतु है। तीसरा है अभ्यास। इन दोनों का यानी जो शक्ति जो प्रतिभा हमें प्राप्त है वह और जो निपुणता हमने हासिल की है उसका निरंतर अभ्यास होना चाहिए। इन तीनों से कोई रचनाकार अपनी रचना को संभव बना पाता है। अर्थात रचना या साहित्य की निर्मिति के लिए रचनाकार में शक्ति या प्रतिभा का होना जरूरी है। यदि शक्ति है या प्रतिभा है तो वह रचनाकार अपनी रचना को संभव कर पाता है, रच पाता है। दूसरा, निपुणता व्युत्पत्ति। कभी कभी प्रतिभा इतनी तीव्र नहीं होती, लेकिन हम अध्ययन से, अनुभव से और शास्त्रों के ज्ञान से उस प्रतिभा को इतना प्रौढ़ कर लेते हैं कि हम रचना निर्मिति कर पाते हैं या कवि या साहित्यकार रचना की निर्मिति कर पाता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है। इतिहास द्वारा हमें पता चलता है कि ऐसा भी हुआ है कि इतनी प्रतिभा का योगदान उसमें नहीं है जितना कि उन्होंने अपनी उस सुप्त प्रतिभा को या जो अपनी क्षीण प्रतिभा थी उसका उपयोग निपुणता के बल पर यानी कि विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान की उपलब्धि से, विभिन्न रचनाओं के अध्ययन से और लोक व्यवहार के ज्ञान से उसे हासिल किया और उसके द्वारा रचनाएं संभव की हैं। तो प्रतिभा काव्य का कारण है, निपुणता योग्यता भी काव्य का एक कारण है और इस प्रतिभा और उस निपुणता का निरंतर अभ्यास भी काव्य का कारण है। यदि ये दोनों भी हमारे पास हैं और हम इसका अभ्यास नहीं करते तो धीरे धीरे हमारी रचना क्षमता में कमी होती चली जाती है और यदि हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने सृजन को या कवि या साहित्यकार अपने सृजन को निरंतर उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाता चला जाता है। जैसा कि हम सभी रचनाकारों के रचनाओं को देखें तो कालक्रम से उनका जो कृतित्व है वो निरंतर श्रेष्ठता की तरफ बढ़ता है, वो सिर्फ अभ्यास के द्वारा बढ़ता है। तो ये 3 काव्य हेतु मम्मट मानते हैं, शक्ति या प्रतिभा, निपुणता या व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। मम्मट की कारिका को ध्यान से देखें तो वो 3 काव्य हेतु मानते हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, लेकिन इसके लिए एक वचन हेतु का प्रयोग करते हैं। अर्थात वो तीनों हेतुओं के लिए हेतवा का प्रयोग नहीं करते, बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। उसका कारण यह है कि मम्मट ये मानते हैं कि ये तीनों ही जरूरी हैं, ये तीनों कारण आवश्यक हैं काव्य की रचना या साहित्य की रचना के लिए। प्रतिभा का होना भी जरूरी है, निपुणता भी जरूरी है और उन दोनों का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा, मम्मट ने जो हमें हेतु बतलाए इन्हीं को फिर भारतीय मान्यताएं स्वीकार करती चली आई हैं और संभवतः इसके अतिरिक्त कोई हेतु है भी नहीं। तो हम अब जो चर्चा करेंगे वो विस्तार से एक एक हेतु पर अलग अलग रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी शक्ति या प्रतिभा क्या है, निपुणता या व्युत्पत्ति से तात्पर्य क्या है और अभ्यास से क्या संभव हो पाता है और ये किस प्रकार से काव्य निर्मिति में योग देते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।